Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Educating the Nation, and what we are going to read in this chapter about the indigenous education system, Western modern education, English education in India, and effects of the new education system, Indian initiative, and about a case study. Now, the Indians in the earlier times were educated in the Gurukuls, where classical languages were the medium of instruction. But today we study in schools with English or Hindi as chief medium of instruction. So, when did this transition actually take place? पहले क्या होता था इंडियन सोसाइटी में, जो गुरुकुल होते थे वहाँ पर जाकर पढ़ा जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम जो है स्कूल जाते हैं, वहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इंग्लिश या हिंदी मीडियम चूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन कब हुआ? तो ये चैप्टर उसी चीज़ पर बेस है, कैसे न्यू एजुकेशन सिस्टम आया। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम। Before British rule, education in India was imparted through a network of elementary schools. जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया में, तो उस टाइम शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो एलिमेंट्री स्कूल्स के थ्रू दी जाती थी। पाठशालास एंड मकतबास एंड madrasas for higher education. However, this course were based on the old text like Vedas and their commentaries, which had not kept pace with the changes in the world. और ये एजुकेशन किस पर बेस थी? जो हमारे पुराने टेक्स्ट थे जैसे वेदास या फिर जो पुरानी धार्मिक किताबें थी। Some did not impart literacy to large part of the population and continued in most part of the company's territory for some time. But eventually the Indian system of education suffered under the company rule as the grants that it had received from the Indian rulers were withdrawn. ठीक है, तो पहले कैसे होता था? गुरुकुल में पढ़ाई की जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या था? एलिमेंट्री स्कूल्स होते थे और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए लोग पाठशाला में या मकतबाज या फिर मदरसा में जाते थे। जितनी भी पढ़ाई होती थी, जो पुराने टेक्स्ट होते थे, वेदास होते थे, उनके ऊपर डिपेंड होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे ब्रिटिश रूल आया वैसे ही चेंज होती गई। नाउ व्हाट वाज दैट? दैट वाज वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन। वेस्टर्न यानी यूरोपियन कंट्री से एजुकेशन लॉन्च हुई, दैट वाई द एजुकेशन system which the British introduced in India is known as modern education system. Under this system, emphasis was laid on the teaching of English language and its literature, and the study of Indian languages were generally neglected. इसमें क्या किया जाता था? इस एजुकेशन सिस्टम में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसकी टीचिंग पर फोकस किया जाता था, इंग्लिश लिटरेचर पर फोकस किया जाता था, और जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस थी उनको अवॉइड किया जाता था। Now onwards, the study of such languages as Asiatic and Persian and Sanskrit was left to the individual efforts of the people themselves. अब जो पुरानी जो भाषाएं थी, लैंग्वेजेस थी, वो सिर्फ इंडिविजुअल पीपल तक ही सीमित हो गई थी। अगर कोई सीखना चाहता था तो वो सीख सकता था, लेकिन स्कूल में ये नहीं पढ़ाई जाती थी। Moreover, modern education was based on logic and scientific research rather than on फेथ एंड रिचुअलिज्म। और जो मॉडर्न एजुकेशन जो थी, ये लॉजिक और साइंटिफिक तरीकों पर बेस्ड थी, ना कि किसी फेथ और रिचुअलिज्म पर। न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर ओपन फॉर द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वाई इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड? क्यों इंट्रोड्यूस की जाने लगी इंग्लिश? क्योंकि ब्रिटिशर्स की मेन लैंग्वेज थी। अब इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया में रूल करना है, तो इंडियंस को इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, राइट। रीड करते हैं वाई इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। First, the English East India Company wanted not only territorial conquest and control over revenues, but also felt that they had a civilizing mission. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया को सिर्फ टेरिटरी ही कॉन्क्यूर नहीं करनी है, बल्कि इंडिया को सिविलाइज भी बनाना है, ठीक है। सेकेंड,
The English educated Indians could be employed in the lower jobs of the company. This would reduce the expenditure on administration. अब पहले वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स यूरोपियन पीपल को जॉब पर रखते थे. अब उन्हें लगा कि जब वो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो पढ़े लिखे लोगों को वो लोअर जॉब दे सकते हैं कंपनी में, ताकि उनका जो खर्च है सैलरी पर वो कम हो जाए. इंडियंस हैड टू बी एम्प्लॉयड एज सच एम्प्लॉयज कुड नॉट बी brought from England. पहले वो कहाँ से ब्रॉड करते. Now next is English education in India. The early efforts. कैसे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई, क्या एफर्ट किए गए. इन द बिगनिंग द कंपनी नेवर रियलाइज्ड इट एज इट्स ड्यूटी टू गिव एजुकेशन टू द इंडियन. शुरू में ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी ये नहीं लगा, कंपनी को बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि इंडियंस को वो अपनी एजुकेशन भी उन्हें देनी चाहिए. द कमर्शियल कंपनी सोल मोटिव वॉज ओनली टू अर्न प्रॉफिट. सिर्फ उनका एक ही मकसद था, प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, वो सोचते थे क्यों हम एजुकेशन पर मनी स्पेंड करेंगे, हमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन जब उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया तब उन्होंने सोचा कि रिफॉर्म करने की भी बहुत ज़रूरत है अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग तक यहाँ पर रूल करना है. इन 1781 वारेन हास्टिंग डिड सम वर्क इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली सर विलियम जोन्स, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784. This society in later years did a lot of work in spreading education. In 1792, the resident of Banaras took special interest in spreading education and started several English school and colleges where English was taught. और इस तरीके जगह जगह पर बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन की जाने लगी. Now next is what was Charter Act of 1813. Is the British government granted. ये एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था. 1 lakh for the promotion of education in India. As a result, a number of schools were established by Christian missionaries who came from England. तो बहुत सारी मिशनरीज जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इंग्लैंड में आए थे अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, उन्होंने बहुत सारे स्कूल ओपन कर दिए इंडिया में. These missionaries believed that educating Indians through English schools would help to convert them to Christianity. उनका क्या सोच थी, उनकी सोच थी कि अगर वो पढ़ा देंगे उनको, ठीक है, अपनी लैंग्वेज सिखा देंगे तो उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा. Around this time, a new group of East India Company officials gave their views in favor of giving education to the Indian in English instead of native languages. They criticized the Oriental vision of learning. They were called Anglicists. जो ये चाहते थे कि इंडिया की जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें शिक्षा ना दी जाए, उसमें एजुकेशन ना दी जाए, सिर्फ इंग्लिश में ही उनको टीचिंग दी जाए. और ऐसे लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाने लगा, एंग्लिसिस्ट. ओके, नेक्स्ट इज मोकले सिस्टम ऑफ एजुकेशन. The controversy regarding the medium of education was put to an end in 1835 when Lord Motley Minute stated that the limited government resources were to be devoted to teach Western science and literature through the medium of English language alone. और ये controversy कि English में पढ़ाई की जाए, पढ़ाई कराई जाए या फिर नेटिव लैंग्वेजेस में, ये कब ख़त्म हुई, जब लॉर्ड मोकले ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जितने भी एजुकेशन है, वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर है, ये सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी. अंडर द मोकले सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वॉज अप्रूव्ड बाय गवर्नर जनरल विलियम बेंट्रिक, पर्सियन वॉज एबोलिश्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज एंड वॉज substituted by English. Printing of English books was made free and these were available at a relatively lower price. 42 schools were set up by 1842 and Bengal was divided into 9 educational zones by Governor General Auckland. Each zone was to have a government school and the content, structure and curriculum of modern education served colonial interest. और इस तरीके से बहुत सारे स्कूल खोले गए. बंगाल को 9 एजुकेशनल जोन में डिवाइड कर दिया गया. हर एक जोन में गवर्नमेंट स्कूल इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर फिजिकल, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें, लिटरेचर इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी. नाउ डू यू नो
The British planned to educate a small section of upper and middle classes, thus creating a class of Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect, who would act as a interpreter between the government and masses and would enrich the vernaculars by which knowledge of Western science and literature would reach the masses. This was called the downward filtration theory. ठीक है. Now next is Charles Wood Dispatch in 1854. In 1854, the British government declared its intention of creating properly articulated system of education from the primary schools to the university. This declaration known as the Wood's Dispatch of 1854. इसमें क्या recommend किया गया था? An education department was to be established in every province. हर एक province में एक education department होगा. Second, universities on the model of the London University be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras. इन तीनों बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटी है उस तरीके से. At least one government school should be opened in every district. At least एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल ओपन किया जाएगा. Affiliated private school should be given grant in aid and the Indian natives should be given training in their mother tongue also. और इंडियन नेटिव जो हैं उनको उनकी मदर टंग में भी ट्रेनिंग दी जाएगी. नाउ इम्पैक्ट ऑफ द वुड्स डिस्पैच. इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर? Up to the 19th century, the company was primarily concerned with higher education. The existing pathshalas and madrasas continued to flourish without any interference. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular educations. Regular textbook, curriculum, fixed hours of school, and regular examination were to be followed in its school. Regular inspections were undertaken. तो ये प्रभाव पड़ा कि स्कूल में इंस्पेक्शन होने लगा. ठीक है, हर एक स्कूल के फिक्स्ड आवर होने लगे स्टडी के, एक फिक्स्ड करिकुलम होने लगा, टेक्स्ट बुक लगवा दी गई, रेगुलर एग्जाम होते थे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन सिस्टम. क्या इफेक्ट पड़े? फर्स्ट इज the new system of education had an adverse effect on the students. In the earlier system, even children from poor peasant families were able to attend pathshalas as the timetable was flexible. The children from peasant families had to work in the field during harvesting time, but now there was regular attendance in the school. न्यू सिस्टम जो था एडुकेशन का, इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि पहले के सिस्टम में बच्चे क्या करते थे, जैसे फार्मर के बच्चे क्या करते थे, पाठशाला में लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ने चले जाते थे, क्योंकि वहाँ का टाइम टेबल क्या था, फ्लेक्सिबल था. लेकिन अब स्कूल और फिक्स कर दिए गए थे, टाइम फिक्स कर दिया गया था, तो पुअर फैमिली के जो बच्चे थे वो नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन्हें खेत में, एग्रीकल्चर में अपनी फैमिली का हाथ बटाना होता था. सेकेंड, English education created a gap between English educated and others. English education से एक गैप आ गया था जो इंग्लिश पढ़े लिखे हैं उनमें और बाकी लोगों में. British educated Indians knew about English authors like Charles Dickens, Thomas Hardy, etc. They learnt about Pythagoras, Galileo, Copernicus and Newton. But Indian authors, Indian mathematicians, Indian classical were एलियन टू देम. ठीक है, तो ये चीज़ें अब उन्हें क्या, सिर्फ इंग्लिश से जो रिलेटेड है, इंग्लिश ऑथर हैं उनके बारे में बताया जाता था, जो न्यू साइंटिफिक थ्योरम्स हैं उनके बारे में बताया जाता था. इससे क्या हुए, जो इंडियन बच्चे थे वो इंडियन कल्चर से दूर होते जा रहे थे, उन्हें अपने वेदास का, अपने एपिक्स का नहीं पता होता था. तो इस तरीके से अपना खुद का कल्चर उनके लिए एलियन होता जा रहा था. नेक्स्ट, एजुकेशन वॉज मोर एक्सपेंसिव एंड ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट. अब एजुकेशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी, सिर्फ रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते थे. By the beginning of the 20th century, 94% of the Indians were illiterate and
The English education had its brighter side as well. English educated Indians became familiarized with European concept of democracy, liberty, equality, etc. इसका एक प्लस पॉइंट भी था इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का. क्या प्लस पॉइंट था कि इंग्लिश पढ़े लिखे जो इंडियन थे उनको नॉलेज आ गई थी कि एक डेमोक्रेसी नाम की भी चीज़ होती है, लिबर्टी होती है, इक्वालिटी होती है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है. तो वो खुद भी इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे होना है, कैसे चीज़ों को इकट्ठा करना है, उसको समझने लगे थे. नाउ डू यू नो द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड द इंडियन medieval science, that is IMS, in 1764 to look after the Europeans in India. The IMS officials headed military and civil hospitals in Bombay, Calcutta and Madras. Now next is Indian initiative. When the inadequacies of the education system came to the fore, enlightened Indian rulers and intellectuals like Raja Ram Mohan Rai, Rabindranath Tagore, etc. themselves played a leading role in the spread of education. जिस टाइम मॉडर्न एजुकेशन को किया जा रहा था इंट्रोड्यूस, उस टाइम जो इंडिया के जो जाने माने चेहरे थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे हिंदी को, यानी कि हमारी नेटिव लैंग्वेजेस को स्प्रेड करने के लिए. During the early years of the 20th century, leaders of the freedom movement formed a National Council of Education as a revolt against British control over education. और ऐसे में उन्होंने एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी बनाई जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ थी. They set up national schools and national colleges. Later they established Vidyapeeths at Banaras and Ahmedabad and the Jamia Millia Islamia Institute at Aligarh, which was later shifted to Delhi. They also tried to give shape to new enlightened vision of education. ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी इंडियन स्कॉलर थे वो उस टाइम इंडिया में एक नई एजुकेशन बना रहे थे. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन. अब जो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी, जो इंडियन खुद की एजुकेशन को मॉडिफाई कर रहे थे, कैसे ये ग्रो की. द स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड अपॉन इंडियंस टू बाइकट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एडमिनिस्ट्रेड बाय द ब्रिटिश. एक स्वदेशी मूवमेंट हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स को बाइकट किया जा रहा था, तो उसमें स्कूल एंड कॉलेजेस को भी बाइकट किया गया जो ब्रिटिशर्स द्वारा एडमिनिस्ट्रेड थे. In November 1905, a conference was held in Bengal to create an education system managed by the Indians. Thus, the National Council of Education was set up from the funds given by rich Indians. Soon, many national schools and colleges were set up both at primary and secondary level. अब National Council of Education सेटअप की जाने लगी, फंड इकट्ठा किया जाने लगा बाय द रिच इंडियंस, और बहुत जल्दी ही नेशनल स्कूल और कॉलेजेस जो थे वो ओपन किए जाने लगे. इन इट्स Calcutta session in 1906, the Indian National Congress also encouraged the opening of the indigenous education institution throughout the country. Now here is a case study about the education system in Baroda and Aligarh. First we will talk about Baroda. In the princely states, British educational policies were not applicable. ठीक है, princely जो state होती थी उसमें British educational policies applicable नहीं थी. Schools like Mayo College in Ajmer and Sikindia School in Gwalior were set up for educating the princes. However, one finds some princely states progress much better than states in British India. Baroda was probably the best known among them. Maharaja Siaji Rao III of Baroda set up a University of Baroda for the benefit of students. उन्होंने एक बड़ौदा में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, and Shri Aurobindo Ghosh who was appointed in the Baroda College introduced primary education as compulsory. और श्री अरबिंदो ने जो कि बड़ौदा कॉलेज में अपॉइंट किए गए, उन्होंने एक नई कंपल्सरी एजुकेशन, एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसमें प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी होगी. ही ऑल्सो स्टार्टेड ए लाइब्रेरी मूवमेंट एंड एन एडल्ट एजुकेशन स्कीम. अ ऑर्डर वॉज पास्ड इन 1891 वेयर ईच विलेज हैड टू मेंटेन अ स्कूल मास्टर.
Now next is about the case study of Aligarh. अब बहुत जल्दी ही बड़ौदा में क्या हुआ, बहुत जल्दी स्कूल खुल गए थे, बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ से एडुकेटेड होने लगे थे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अलीगढ़. Aligarh is an important town in Uttar Pradesh. The Aligarh Muslim University is an important landmark here and was set up in 1920. Many Muslim leaders जैसे Hidyatullah Khan and Sir Syed Ahmad Khan felt that Islam should be interpreted and brought in conformity with modern science of philosophy. They encouraged Muslims to receive modern education and enter British services. वो इंडियन को एनकरेज करते थे, मुस्लिम को एनकरेज करते थे कि मॉडर्न एजुकेशन रिसीव करो और ब्रिटिश सर्विसेज में हाई पोस्ट में एंटर करो. Sir Syed realized the importance of studying British English language and literature. If the Muslim wanted to progress socially and politically with his initiative, the Muhammad Anglo-Oriental College was founded in Aligarh in 1875. This was done with the view to combine the western system of education with Islamic values. और क्यों ये कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाने लगा, ताकि मॉडर्न एजुकेशन को इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ पढ़ाया जाए. Soon this college became Aligarh Muslim University. Thus the movement of reform started by Sir Syed came to be known as अलीगढ़ मूवमेंट. और इसीलिए जो सर सैयद ने मूवमेंट स्टार्ट की, इसको नाम दिया गया अलीगढ़ मूवमेंट. द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिकेम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द Muslims. Now the first chancellor of Aligarh Muslim University was a woman, that is Sultan Jahan Begum. This university soon opened engineering and medical colleges. This university has contributed greatly toward the shaping the history of the country. Now let us recall the chapter. Indian education system consisted of madrasas and pathshalas. One of the main cause behind this new educational system was the need of literate Indians to participate in administration, and in 1813 education received some attention for the first time during the colonial rule. In 1854 the policy was given a new direction by what is known as Wood's Dispatch. The new education policy opened the doors of Western civilization and Western ideas. Next is, some educated Indians began to work systematically for the removal of social evils. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the exercise yourself.